नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज और इमामगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन के नेताओं ने भी सभी सीटों पर किया चुनाव प्रचार। पटना मेट्रो रेल दुर्घटना की जांच के लिए दिल्ली मेट्रो रेलवे की टीम घटनास्थल पर पहुंची। निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कल से, सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है। कल शाम 4 बजे चारों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाएगा। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी घटक दल, भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इमामगंज में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया। चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया। इधर रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। श्री कुमार ने बेलागंज में जदयू प्रत्याशी के पक्ष में भी प्रचार किया। महागठबंधन के नेताओं ने तरारी, इमामगंज और बेलागंज में कई स्थानों पर जनसंपर्क चलाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चारों सीटों पर महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। वहीं रामगढ़ में राजद प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मंत्री और सांसद सुधाकर सिंह ने एक सभा को संबोधित किया। पटना यूनिवर्सिटी के पास पिछले दिनों हुई मेट्रो रेल दुर्घटना की जांच के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम आज घटनास्थल पर पहुंचेगी। जांच टीम के सदस्यों ने मेट्रो सुरंग के पास पहुंचकर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों टनल मशीन की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के लिए 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शिलान्यास स्थल का दौरा किया। प्रशासन सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त प्रबंधन को सुनिश्चित करने में लगा है। एम्स का निर्माण शोभन बाईपास के पास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले भूमि पूजन और जनसभा कार्यक्रम को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम उत्तर बिहार को स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयामों से जोड़ेगा। इसके साथ मिथिलांचल के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। दरभंगा में ही 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंझारपुर लोखा रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही झंझारपुर लोखा रेलखंड पर 13 नवंबर से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। श्री मोदी इस अवसर पर दरभंगा से पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री झंझारपुर लोखा रेल सेवा के अलावा दरभंगा शहर से अलग एक नवनिर्मित बाईपास रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इस बाईपास रेल लाइन से दरभंगा स्टेशन पर ठहराव नहीं करने वाली गाड़ियां सीधे अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान कर पाएगी। झंझारपुर लोखा रेल सेवा के शुरू हो जाने से क्षेत्र में माल ढुलाई की बेहतर सुविधा होगी। इससे व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल से सटे रहने के कारण बेहतर संपर्क के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। खुटाना के व्यापारी सुशील कुमार ने क्षेत्र में रेल सेवा को विकसित किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि झंझारपुर लोखा रेलखंड से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं भी आगे चलकर उपलब्ध होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। छठ पूजा की समाप्ति के बाद यात्रियों का लौटना शुरू हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे आज यात्रियों के लिए 30 से अधिक रेलगाड़ियां चला रहा है। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा छठ पर्व पर वापसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समस्तीपुर सहित मंडल के 6 प्रमुख बड़े स्टेशनों पर व्यापक तैयारी की गई है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मंडल के समस्तीपुर, सहरसा एवं दरभंगा सहित विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की 1000 से अधिक विशेष टीमों की तैनाती की गई है।
उन्होंने बताया कि यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। छठ पर्व मनाने के बाद यात्री जो लौट रहे हैं उनके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं समस्तीपुर मंडल से, और मंडल में 6 स्टेशन पे जहां पे कि छठ यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना है, वहां पे बृहद इंतजाम किए गए हैं। हर स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है जिससे कि जो यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो आराम से इंतजार करें। इन होल्डिंग एरिया में पेयजल की व्यवस्था है, जनता खाने की व्यवस्था है। पूरे स्टेशन परिसर में घूम रहे हैं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। और हम इस मौके पे पूरे मंडल में करीब 75 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। जहां कहीं भी हमें आशंका लगेगी कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास 5 रेक जो है अभी स्टैंड बाई पे भी रखे हुए हैं, और हम जरूरत पड़ने पे 2 से 3 घंटे की नोटिस पे एक और स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं, 5 और स्पेशल ट्रेनें चला सकते हैं। रेलवे द्वारा पूजा के दौरान की गई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की यात्रियों ने प्रशंसा की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यात्रियों ने उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को स्वागत योग्य कदम बताया है और रेलवे के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम शिवम ठाकुर है। अभी मैं पुणे के लिए वेटिंग एरिया में हूँ, यहाँ पे पटना जंक्शन पे। यहाँ पे जो अभी माहौल है, जो व्यवस्था है, आसपास जो टेंट लगाई गई है, यात्रियों के लिए काफी अच्छा है, काफी उत्तम व्यवस्था है, जो कि एक सराहनीय स्टेप है। मेरा नाम शनील सिन्हा है और मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सरकार ने एक चीज बड़ी अच्छी की है कि कुछ हॉलिडे स्पेशल चलाए हुए हैं अभी, जिसमें लास्ट मोमेंट पे छठ के बावजूद हम लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। और कंटिन्यूअसली अगर हम लोग को जगह मिलती रहे ट्रेन में ऐसे ही, जब इमरजेंसी ट्रैवल करना हो या छुट्टियों के दौरान, तो पहले की तरह आपाधापी ना हो। मेरा नाम मुलायम कुमार है और हम लोग औरंगाबाद से आए हैं और दानापुर में व्यवस्था बहुत बढ़िया है सरकार के द्वारा किया हुआ। और हम लोग छठ पूजा मनाने आए थे सिकंदराबाद से, फिर वापस सिकंदराबाद जा रहे हैं और सबसे बेस्ट तो दानापुर ही है अभी व्यवस्था के मामले में, और स्टेशन से सुविधा यहाँ अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद सरकार को। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कल से राजगीर में शुरू होगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता में भारत समेत 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 20 नवंबर को समाप्त होगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि सभी टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। 6 टीमों का उत्साह बहुत अच्छा है एंड बहुत एक्साइटिंग है वो लोग। इसका कारण ये है जिस ढंग से बिहार ने उनको एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है, तो उसी से उन लोगों को अंदाज लग गया है कि बिहार में हॉस्पिटैलिटी कैसे किया जाता है, अतिथि देवो भव, वो जो फिलॉसफी है, तो उस ढंग से उनको ट्रीट किया गया, वेलकम किया गया है। दे आर ऑल एक्साइटेड। एंड दूसरा, ये लोग नया बना हुआ टर्फ में भी आके रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उससे भी वो लोग काफी खुश हैं। और हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नया बना है, उसको लेके वो लोग बहुत आश्चर्यजनक कर रहा है कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है उन लोगों को। दे आर ऑल वेरी हैप्पी। सभी मैच राजगीर स्थित खेल परिसर के नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया की सभी टीम बोधगया पहुंच चुकी है। रविन्द्रन शंकरन ने कहा कि ये प्रतियोगिता बिहार में खेल के क्षेत्र में क्रांति लाएगी और इस प्रकार के आयोजनों में बिहार हॉटस्पॉट बनेगा। मैं इसको ऐसा देखता हूँ, फ्यूचर में बिहार इज गोइंग टू बी द हब, स्पोर्ट्स हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। एंड ये मेरा अपना सोच है। और दूसरा, बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर विल टेक अ वेरी बिग लीप। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी यही है कि खेल एक आंदोलन का रूप लेना है, तो मुझे लगता है इस इवेंट की बात एकदम आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने बताया कि फ्लड लाइट में कीट पतंगों के प्रभाव के कारण मैच के समय में परिवर्तन किया गया है। फ्लडलाइट जैसे आया है तो अगल बगल पूरा चारों तरफ हमारा खेत है और पैडी फील्ड्स है, तो वहां से बग सब आ जा रहा है, तो उसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाइक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और गेम बाधित हो सकता है। तो इसके चलते हम लोगों ने हॉकी इंडिया से, एशियन हॉकी फेडरेशन से और सारा टीम से डिस्कस करके मैच को प्री शेड्यूल किए हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इधर भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि उनके दल के खिलाड़ी कल के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंदौर में प्रैक्टिस की है, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारी तरफ से यही है कि हमारी एक प्लेयर अभी सारे जिसके पास स्पीड है, शर्मिला के पास स्पीड है, जैसे सविता लोग डिफेंडर, जैसे सविता गोलकीपर है, तो मतलब ये सारे हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें जो हमारे पास जो गेम है वो गेम हमें दिखानी है।
तो हमारा टाइम आ गया है दिखाने के लिए। तो आप सब लोग आइए और हमारा मैच देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी तरफ से यही है कि हम इंडिविजुअल अपना एफर्ट्स पूरे देंगे। रिजल्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, हम अपने गेम में फोकस करेंगे। भारतीय टीम कल अपना पहला मुकाबला मलेशिया के साथ खेलेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में चीन की टीम थाईलैंड से भिड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत के अंतर्गत विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की। इस विशेष अभियान से सरकारी खजाने को वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने से 2,364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने वाहन सेवा कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ईवी सेवा कार्यक्रम एक नेक पहल है जिसकी दिल्ली में आवश्यकता है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और परिवहन मुख्य तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों को प्रदूषण कम करने के प्रयास करने चाहिए। पोल्यूशन जो है वो सामान्यतया इंडस्ट्री से पैदा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो हर एक सेक्टर को प्रदूषण को कम करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उसके अंदर ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपना एक योगदान है। जो डीजल से, पेट्रोल से चलने वाले वाहन है वो ईवी में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 नवंबर के बाद प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में हवा की रफ्तार में बदलाव के चलते लोगों को सुबह के समय धुंध से राहत मिलेगी। प्रदेश के अधिकांश जगहों पर हवा का रफ्तार बहुत कम है एवं नमी युक्त हवा बंगाल की खाड़ी से आ रही, जिस कारण धुंधला मौसम, धूप मध्यम, खासकर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का पूर्वानुमान है। हल्के बादल भी बने रहेंगे लेकिन वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद हवा की दिशा में परिवर्तन होगा। सुबह में धुंध जो बनी रहती है उससे लोगों को राहत मिलेगी एवं तापमान में हल्की गिरावट भी शुरू होने का पूर्वानुमान है। पटना पुस्तक मेला 6 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह 17 दिसंबर तक चलेगा। इस बार पुस्तक मेला श्रद्धांजलि स्वरूप बिहार कोकिला शारदा सिन्हा और प्रख्यात लेखिका उषा किरण खां को समर्पित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज और इमामगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन के नेताओं ने भी सभी सीटों पर किया चुनाव प्रचार। पटना मेट्रो रेल दुर्घटना की जांच के लिए दिल्ली मेट्रो रेलवे की टीम घटनास्थल पर पहुंची। निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कल से सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।